दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 569 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 17,070 सवाल आपके तैयार हो जाने वाले हैं। ठीक है, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है उसी तरह से धीरे धीरे करके एक दिन में 30-30 सवालों को पढ़ते हुए हमने 17,000 सवाल आपको पढ़ा दिया। ठीक है, ये बायोलॉजी चल रहा है और बायोलॉजी हमारा इस सीरीज का 9वां विषय है। इसमें इस सीरीज में कुल 8 विषय मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, आज जो मेरी क्लास है दोस्तों, इसमें हम आवृतबीजी पौधों के बारे में देखने वाले हैं। इसके पहले वाली क्लास में मैंने अनावृतबीजी पौधों के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, कई सारे सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। ऐसे ही सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब आज मैं आपको अपनी क्लास में देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और ये पता करते हैं कि तैयारी आपकी कितनी बेहतर है। देखिए, आप सभी को बड़ा बेसब्री से इंतजार था, तो अपनी हिंदी की किताब दोस्तों हमारे पास ये आ चुकी। बहुत ही गजब की ये किताब है, आप इसे जल्दी से परचेज कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से स्टॉक खत्म हो जाए तो आपके लिए समस्या हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छी किताब है और 6,000 सवाल इस किताब में दिए गए हैं। कमाल की बुक है ये। यूपी टेट परीक्षा के लिए भी हमने एक बुक लॉन्च किया है, इसे भी आप जो है परचेज कर सकते हैं, तो धीरे से ये आपके घर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, ये जो क्लास मैं आपको दे रहा हूं ये एक तरह से ट्रेलर है। ठीक है, इससे पूरी पिक्चर मत समझिएगा। पिक्चर देखना हो तो हमारे पेड कोर्स में आइए, और पेड कोर्स में डेमो मैंने दे के रखा है। पहले आप डेमो देखिए, पसंद आए तो क्लास ज्वाइन कीजिए। हर विषय का अलग अलग जो है क्लास हमारे पास। जैसे हिंदी आपको पढ़ना है तो उसका अलग बैच है, इतिहास का अलग बैच है, संविधान का अलग बैच है। इस तरह से हमने बैच बना रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो और आप एक एक विषय को आराम से तैयार कर सकें। ठीक है, सवाल स्टार्ट किया जाए। चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। पहला सवाल दे रहा है, आवृतबीजी पादप किसे कहते हैं? ध्यान से सोच समझ के बताइएगा। आवृतबीजी पादप किसे कहते हैं? जरा हम आपको याद दिला देते हैं अनावृत में क्या था। ठीक है, अनावृतबीजी पादप में हमने आपको क्या पढ़ाया था दोस्तों? ठीक है, जिनमें ठीक है फल नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। प्लस ये जो होते हैं दोस्तों, ये पुष्प विहीन होते हैं। ये दो इनकी जो सबसे बेसिक बातें थी वो थी दोस्तों, फल जो थे ये नग्न अवस्था में थे, खुली अवस्था में थे और किसी चीज का आवरण उन पर नहीं था, और पुष्प नहीं पाए जाते थे अनावृतबीजी में। इसका ठीक उल्टा दोस्तों आवृतबीजी में होता है। याद रखेगा, ये लिखेगा फल पर आवरण। ठीक है, फल पर आवरण पाया जाता है। ठीक है, आवृतबीजी में, और इसमें पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है, पुष्प सहित होता है। ठीक है, इसमें पुष्प भी पाए जाते हैं। तो सीधा सीधा ये इसकी दो पहचान हो गई। इसे आप याद रखेंगे, आवृतबीजी अनावृतबीजी में ये दोनों कंपेयर करके आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। इतना सवाल है, पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाना है। करा आवृतबीजी पादप जो होते कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकार का आधार क्या दोस्तों? प्रकार का आधार है संरचना। अगर संरचना के हिसाब से देखा जाए तो ये जो आवृतबीजी पौधे होते हैं कुल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं दोस्तों? तो एक होता है साक। ठीक है, नंबर डाल दीजिए। ठीक है, एक होता है साक, दूसरा होता है झाड़ियां। ठीक है, झाड़ियां। ठीक है, और तीसरा होता है पादप। ठीक है, तीसरा क्या होता है दोस्तों? तीसरा होता है पादप यानी पौधे, या जिसे आप वृक्ष कहते हैं। ये तीसरा होता है साक, झाड़ियां और वृक्ष। ये संरचना के आधार पर अगर आप देखेंगे तो आवृतबीजी पादप जो होते हैं ये इसके 3 भेद होते हैं, 3 तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान दीजिएगा और आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला दे रहा है कि आवृतबीजी पादप में प्रजनन भाग कहां स्थित होता है? ठीक है, इसका प्रजनन वाला हिस्सा दोस्तों कहां स्थित होता है? तो याद रखिएगा पुष्प में। ठीक है, कहां पर दोस्तों? पुष्प या फूल में दोस्तों इसका प्रजनन वाला हिस्सा स्थित होता है। इसे आप ध्यान देंगे। ठीक है, आवृतबीजी पौधे प्रजनन किसके माध्यम से करते हैं? फूलों के माध्यम से करते हैं, इसलिए फूल में यह स्थित होता है। ठीक है, इसी फूल में नर और मादा युग्मक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फूलों में नर मादा युग्मक विकसित होते हैं जो निषेचन करते हैं। ठीक है, लिखेगा पुष्प में ही नर एवं मादा युग्मक विकसित होते हैं एवं निषेचन करते हैं निषेचन करते हैं। ठीक है, और निषेचन करना ही दोस्तों इनका क्या कहलाता है? प्रजनन करना कहलाता है। इस तथ्य को भी याद रखेंगे। यार बड़ा आसान है, कठिन जैसा कुछ है ही नहीं।
समस्या केवल इतनी इतनी सी है कि आपने कभी पढ़ने का प्रयास नहीं किया। मेरे साथ आ जाइए, इस सीरीज में मैंने जितना भी विषय कवर कराया और जितना भी लेक्चर दिया, आप अपना टारगेट बनाइए और उन सारे लेक्चर को देखिए। ये इतना फायदेमंद लेक्चर सीरीज है दोस्तों, मैं क्या बताऊं। बस खाली यही है कि इसमें ऑप्शन मैं नहीं देता और ऑप्शन आपको चाहिए भी नहीं। यार सही उत्तर तो मैं बता ही रहा हूं, गलत उत्तर जान करके क्या करोगे। सही उत्तर मैं आपको दे रहा हूं ना, बस उतना जानते रहिए। कह रहा किस पादप वर्ग में दोहरा निषेचन पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ये आवृत बीजी पादपों की खासियत है। ठीक है, आवृत बीजी, ठीक है, आवृत बीजी पादप की खासियत क्या दोस्तों, इसमें दोहरा निषेचन पाया जाता है। दोहरा निषेचन मतलब डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। ऐसा कैसे होता है, एक मादा युग्मक जो होती है वो दो नर युग्मकों के साथ निषेचन करती है, तब जाकर दोस्तों डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, कैसे, तो यहां पे लिख लीजिए दोस्तों, एक मादा युग्मक मादा युग्मक दो नर युग्मक के साथ निषेचन करती है। ठीक है, निषेचन करती है और इसी प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, और आगे देखिए अगला सवाल। अगला दे रहा है कि किस प्रकार के पादप समूहों में परागण होता है। ठीक है, परागण किसमें होता है दोस्तों, तो ये आवृत बीजी में ही परागण होता है। ठीक है, सबका उत्तर तो दोस्तों आवृत बीजी ही आ रहा है। ठीक है, क्या ही किया जाए। ठीक है, आवृत बीजी पादपों की खासियत है, किसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें परागण होता है। परागण मतलब बीज उत्पन्न करने वाले जो पौधे होते हैं। ठीक है, या परागण से ही प्रजनन होता है। और आवृत बीजी क्या दोस्तों, बीज उत्पन्न करने वाले पौधे, बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। ठीक है, बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं, ये आप याद रखेंगे, जो आवृत बीजी के अंतर्गत आते हैं। इसे अभी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल करा, सहचर कोशिकाएं सिर्फ किसमें पाई जाती हैं, सहचर कोशिकाएं। और यहां पे देखिए एक शब्द दे दिया है सिर्फ। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, सिर्फ किसमें पाई जाती है, यानी हर जगह, दोनों में नहीं पाई जाती। यानी आवृत बीजी अनावृत बीजी में से किसी एक में पाई जाती हैं, और वो है आवृत बीजी में। ठीक है, सहचर कोशिकाएं कहां पाई जाती है दोस्तों, सहचर कोशिकाएं ये आवृत बीजी पौधों में पाई जाती हैं। ठीक है, आवृत बीजी पौधों में क्या पाई जाती है, सहचर कोशिकाएं पाई जाती हैं। अच्छा, आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि सर अगर सहचर कोशिकाएं अनावृत बीजी में नहीं पाई जाती हैं तो इस सहचर कोशिकाओं के स्थान पर क्या पाया जाता है। ठीक है, वहां पर एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं पाई जाती हैं। लिखिएगा, अनावृत वाले में एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अनावृत बीजी में क्या पाई जाती हैं, एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं। ठीक है, एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं पाई जाती हैं। सहचर कोशिकाओं के स्थान पर ये कोशिकाएं होती हैं, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है कुनैन। आप तो जानते हैं दोस्तों कुनैन दोस्तों मलेरिया की एक तरह से दवा है। ठीक है, और कुनैन दोस्तों प्राप्त कहां से होता है, सवाल कई बार ये भी आता है कि कुनैन को कहां से प्राप्त किया जाता है। तो एक वृक्ष है दोस्तों, सिनकोना का वृक्ष। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है कुनैन। ठीक है, और कुनैन ये मलेरिया की औषधि से मलेरिया का उन्मूलन होता है। ठीक है, तो कह रहा है ये किससे प्राप्त होता है, ये दोस्तों जो सिनकोना है ना, ठीक है, ये जो सिनकोना है ये किस वृक्ष का उदाहरण दोस्तों, तो सिनकोना जो है ये आवृत बीजी पौधा है। ठीक है, इसीलिए यहां सवाल दे रहा है। ठीक है, जो सिनकोना है ये आवृत बीजी पौधा है, इसीलिए सवाल यहां आपसे ऐसे पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना। जैसे हम लोगों ने अनावृत बीजी में चीड़ के बारे में पढ़ा, देवदार के बारे में पढ़ा, स्प्रूस के बारे में पढ़ा, शनोफर के बारे में पढ़ा, ये सब पढ़ा था ना, उसी तरह से यहां सिनकोना को आप याद रखेंगे। ठीक, और आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है संगुप्त बीज। जी हाँ दोस्तों, कंसाइटेड सीड्स दोस्तों ये किसकी विशेषता होती है, तो याद रखिएगा ये विशेषता है इसी आवृत बीजी पौधों,
आवृतबीजी पौधों की ही यह विशेषता है कि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें संगुप्त बीज पाए जाते हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप ध्यान देते होंगे कि इनका बीज दोस्तों इसके चारों तरफ एक आवरण होता है, तो बीज पर दोस्तों एक तरह से आप कह सकते हैं आवरण पाया जाता है, जबकि अनावृत बीजी वालों में पढ़ा था आपने कि वहां किसी तरह का आवरण नहीं होता है, वो नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि आवृत बीजी के बीज जो होते हैं, इसके बीज अंडाशय से बने फल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके जो बीज होते हैं, लिखेगा बीज अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं, अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं। ये भी दोस्तों आप तथ्य ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला दे रहा है कशकुटा। कशकुटा कुछ और नहीं, कशकुटा अमरबेल है। हमारे आपके यहाँ दोस्तों अमरबेल आपने देखा होगा, जब अमरबेल फैलता है ना, पूरा पेड़ को दोस्तों छेक लेता है अमरबेल, ठीक है। ये एक ऐसा पौधा है दोस्तों जो जीव दूसरे पर आश्रित होता है, इसकी तना इतनी मजबूत नहीं होती कि खुद से खड़ा हो जाए, इसलिए दूसरे पेड़ों पर जाकर के दोस्तों उसी को घेर लेता है, तो कशकुटा बोलते हैं, अमरबेल बोलते हैं। करा यह किस प्रकार का परजीवी पादप है, यह किस टाइप का परजीवी पादप है, यह सवाल पूछे तो बताएगा दोस्तों यह भी आवृतबीजी होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, यह भी आवृतबीजी पादप होता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अमरबेल की बात हो रही है, ठीक है। और आगे पढ़िए दोस्तों, अगला सवाल, अगला दे रहा है पोस्ते का पौधा, ठीक है। पोस्ते से क्या प्राप्त किया जाता है, जैसे पोस्ता नाम आता है तुरंत अफीम की याद आ जाती है ना, अफीन या मार्फिन, ठीक है। तो पोस्ते से क्या प्राप्त किया जाता है, कई बार दोस्तों ये भी सवाल आता है, तो याद रखिएगा पोस्ते से अफीम प्राप्त किया जाता है या पोस्ते से मार्फिन प्राप्त होता है, ठीक है। अफीम या मार्फिन प्राप्त किया जाता है। अब सवाल पढ़ते हैं, करा पोस्ते का पौधा ये किस प्रकार का पादप है दोस्तों, तो यह भी दोस्तों आवृतबीजी पौधा है। क्या है दोस्तों, पोस्ते का दाना, यह भी आवृतबीजी पौधा होता है। पोस्ते का दाना, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ये किस कुल का पौधा होता है, तो याद रखिए अगर कभी अफीम ले लिया आपने तो घर जाने के बाद स्वागत कौन करता है, पापा, ठीक है। ये पापा वेरेसी कुल का पौधा है, ये आप याद रखेंगे। किस कुल का पौधा, इससे आप याद रखेंगे, जो मैंने आपको सुनाया कहानी वो याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखेगा इसका कुल कौन सा दोस्तों, कुल यानी वंश, ठीक है, कुल यानी वंश, ठीक है। यह किस कुल का पौधा है, तो याद रखेगा पापा वेरेसी। पापा वेरेसी का पापा बेरहमी से पीटेंगे, इसको बेरहमी याद रखते हैं ना, पापा बेरहमी तो ज्यादा बेहतर रहता, ठीक है, आपको याद भी हो जाता। खैर वो मजाक की बात है। ध्यान दीजिएगा, ये जो पोस्ते का पौधा होता है ये एक औषधि पौधा होता है, इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में होता है। हाँ सर वही तो हम कह रहे थे, ठीक है, कि जो पोस्ता का हम लोग यूज करते हैं, हम लोग तो औषधि समझ के ही करते हैं, हाँ औषधि, ठीक है, औषधि। तो पापा भी डॉक्टर समझ के दवाई देते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा यह एक साकीय पौधा होता है, और जो समझ लीजिए कि इसको कहते हैं साकी वार्षिक पौधा, ठीक है। यह वार्षिक पौधे के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों वर्ष में एक बार ही दोस्तों उगता है, तो इसको भी याद रखेंगे। ये आपका अच्छा सवाल हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखते हैं। अगला दे रहा है आवृतबीजी पादप को बीज के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जा सकता। अगर बीज के आधार पर देखा जाए तो पीछे दोस्तों आपने संरचना के आधार पर देखा था, ठीक है, संरचना के आधार पर, ठीक है, संरचना के आधार पर देखा था, तो वहां आपने पढ़ा था कि इसको 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा भाग बताया था मैंने कहा था शाक रूप में बांटा गया था, मैंने कहा था झाड़ियों के रूप में बांटा गया था, और मैंने कहा था वृक्ष के रूप में बांटा गया था। 3 भाग थे ना। उसी तरह से जब इसे बीज के आधार पर बांटते तो 2 भागों में बांटा जाता है, एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री, ठीक है। तब कितने भागों में बढ़ता दोस्तों, तो 2 वर्गों में बढ़ता है। लिखेगा एक बीजपत्री, ठीक है, एक बीजपत्री और दूसरा हो जाता है दोस्तों द्विबीजपत्री, ठीक है, द्विबीजपत्री, ठीक है, जिसमें एक बीज पाया जाए, जिसमें 2 बीज पाया जाए। ये दोस्तों 2 तरह का हो जाता है,
ये आवृत बीजी पौधों की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। और आगे बढ़िए, इसी तरह से अगला सवाल देखिए क्या दे रहा है, करा एक बीज पत्री। पहली बात, एक बीज पत्री को हमेशा आप एक साथ लिखा करिए, अलग अलग न लिखिए, ठीक है। एक बीज पत्री, ठीक है। एक बीज पत्री पादप की प्रमुख विशेषताएं क्या है दोस्तों? पहली बात, इसमें एक बीज पाया जाता है इसलिए एक बीज पत्री, अगर द्विबीज होता तो द्विबीज पत्री हो जाता। तो याद रखिएगा केवल एक बीज पत्र होते हैं, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? केवल एक बीज पत्र ही दोस्तों पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे, इसीलिए इसको एक बीज पत्री कहा जाता है। दूसरा, जड़ें जो होती हैं बहुत ज्यादा विकसित नहीं होती हैं, इसलिए कह सकते हैं ये लिख सकते हैं इनके विशेषता में, ठीक है। इनकी जड़ें प्रायः अधिक विकसित नहीं होती हैं, ठीक है। अधिक विकसित नहीं होती हैं। एक तरह से कह सकते हैं ये रेशेदार जड़ें होती हैं, ठीक है। इनकी जड़ें कैसी होती हैं? इनकी जड़ें होती हैं रेशेदार जड़ें, ठीक है। याद रखें, कई बार ये भी सवाल आता है कि रेशेदार जड़ें ये किसकी खासियत है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा सा सवाल हो जाएगा। इतना बात समझ में आया? अभी हम लोग एक बीजपत्री द्विबीजपत्री पे इतने सवाल अटेंड कर देंगे ना कि जो बचा कुछ आपके दिमाग में किसी तरह का कंफ्यूजन होगा भी, वो कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, अब आज की क्लास में एक चीज और मैं आपको पढ़ाऊंगा, ढेर सारे कुल के बारे में बताऊंगा कि कौन सा पौधा किस कुल में आता है। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छे एग्जाम में पीसीएस वगैरह के जब पेपर देंगे तब दोस्तों यहां से सवाल बनते हैं। सवाल दे रहा है गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, राई, ठीक है, जौ, राई, गन्ना, बांस। देखिए, बांस घास की श्रेणी में आता है, जो कि एक विशेष प्रकार की घास है। कई बार दोस्तों ये सवाल आता है ना, बच्चा सोचता है कि बांस घास है। हाँ, अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, ये घास की ही प्रजाति है बांस। सर, बांस तो एक एक दो तल्ले का होता है, मतलब 25-50 फीट का होता है, और घास तो छोटी छोटी होती है, लेकिन प्रजाति तो एक है ना। क्या करेंगे बताइए, प्रजाति तो एक है ना, ये घास की प्रजाति होती है। कह रहा ये किस पादप वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ये सब एक बीज पत्री है। आपको जान के हैरानी होगा, जितना आप देख रहे हैं गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, ये सब एक बीज पत्री होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो पहले तो आप ये लिख लीजिएगा कि ये सभी क्या हैं? एक बीज पत्री पादप, ठीक है। पादप यानी पौधे, यह एक बीज पत्री पादप है, इसको याद रखेंगे। अब इनका कुल क्या है दोस्तों? ये ग्रैमिनी कुल के हैं, ठीक है। इनका कुल या वंश क्या है दोस्तों? ये किस कुल या वंश से अपना संबंध रखते हैं? तो याद रखिएगा ये ग्रेमिनी कुल के हैं, ठीक है, ग्रेमिनी। अब दोस्तों एक नया कुल भी आ गया है, ग्रेमिनी बहुत पुराना हो गया, एक नया कुल आ गया दोस्तों, पोएसी कुल, पोएसी, ठीक है, पोएसी कुल, ठीक है। इसका भी नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। समय के साथ साथ जो नई चीजें, ग्रैमिनी तो आपको ज्यादातर, अच्छा गेहूं चावल ग्रैमिनी कुल के बड़ा आसानी से आप जानते हैं, लेकिन ये जो बांस देख रहे हैं ये भी ग्रैमिनी कुल का है, ये आप नहीं जानते हैं, तो इसको भी जान लीजिए, ठीक है। सब ग्रैमिनी कुल वाले हैं। आगे बढ़िए, कर नारियल, ताड़, खजूर, सुपारी, ये सब दोस्तों किस पादप वर्ग के अंतर्गत आते हैं? क्या सर ये भी एक बीज पत्री है कि द्विबीज पत्री है? अच्छा बताओ, ये सुपारी एक ही तो होता है कि दो भाग में बटा होता है? द्विबीज पत्री की पहचान क्या समझिए। मटर देखें, मटर छील लीजिए, मटर के अंदर का जो दाना होता है दो भाग में होता है, द्विबीज पत्री आपको नजर आ जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये जो अभी देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी पादप है, यह भी किसके उदाहरण है? यह भी एक बीज पत्री पादप का उदाहरण है। ये आप नारियल, ताड़, खजूर, सुपारी, ये सब दोस्तों एक बीज पत्री हैं, इसको याद रखेंगे। ये किस कुल में आता है? ये पामेशी कुल के पौधे हैं। अब यहां पे याद रखेगा दोस्तों, ये किस कुल के पौधे हैं? कुल या वंश, तो याद रखेगा इनके कुल का नाम है पामेसी। ग्रैमिनी कुल पढ़ा और पामेशी कुल पढ़ा। पामेसी भी याद रखेगा, यहां था पोएसी कुल, यहां था पामेसी कुल, यहां पे ग्रैमिनी कुल है ना, यहां पे एरेकेसी याद रखेगा। एक और कुल यहां पे है एरेकेसी, ठीक है, एरेकेसी। तो दोनों को दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, कर लहसुन दोस्तों किस प्रकार का पादप है? बताइए, वो सोचिए समझिए, बताइए। सर लहसुन में तो ढेर सारी कलियां पाई जाती हैं। हाँ बिल्कुल सही है, लहसुन में सल्फर भी पाया जाता है, ये भी सही है। हाँ ये सब छोड़िए,
एक बीज पत्री की द्विबीजपत्री है। अब बच्चा सोचता है लहसुनवा में तो ढेर सारा कली होता है, ये पक्का द्विबीजपत्री होगा। नहीं, आप यही गलती कर देते हैं, यह भी एक बीजपत्री का उदाहरण है। ठीक है, लहसुन भी किसका उदाहरण दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह भी एक बीजपत्री पादप का उदाहरण है लहसुन। इसको गलती से आप कली समझ करके, ढेर सारे भाग समझ करके गड़बड़ न कीजिएगा। हाँ, ये अलग बात है कि यह एक कंदीय पौधा है। ठीक है, यह क्या दोस्तों, इसे कहा जाता है, इसके बारे में कई चीज याद रखिएगा। इसे कहा जाता है एक कंदीय, इसे कहा जाता है 12 मासी। ठीक है, ये क्या दोस्तों, ये 12 मासी भी है। ठीक है, 12 मासी। ठीक है, यह 12 मासी पौधा भी है, एक कंदी पौधा भी है और जड़ी बूटी वाला पौधा है। ठीक है, ये कैसा पौधा दोस्तों, इसका औषधि प्रयोग होता है ना, इसीलिए जड़ी बूटी वाला पौधा करें, या फिर इसे आप औषधि के रूप में कई जगह इस्तेमाल करते हैं, तो इसे औषधि के रूप में भी लिख लीजिएगा। ठीक है, यह एलिएसी कुल का पौधा है। अगर कुल की बात करें तो इसके कुल का नाम क्या है, एलिएसी कुल। ठीक है, इसका कुल या वंश कौन सा है, तो एलिएसी कुल का पौधा दोस्तों। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, कोई समस्या नहीं, पढ़ते रहेंगे तो समस्या नहीं होगा। नहीं याद हो रहा है तो एक दो बार रिवीजन कीजिए, हो सकता है आज पहला दिन है। हमें इसलिए याद हो जाता है क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सर्च करता हूं तो देखिए, इस चैप्टर से मुझे बहुत सारे सवाल मिलते हैं, कुछ घिसे पीटे सवाल मिलते हैं, कुछ रिपीटेड मिलते हैं। तो मैं सोचता हूं कि रिपीटेड सवाल कम देने पड़े। ठीक है, तो हमेशा नए नए सवाल पढ़ता हूं, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूं, उसका उत्तर पढ़ता हूं, तो मुझे याद हो जाता है, क्योंकि इसको बनाते बनाते याद हो जाता है। ठीक है, ये जो पीपीटी तैयार होती है इसको बनाने में ही आधे से ज्यादा चीज याद हो जाती हैं। तो थोड़ा सा मेहनत आप भी करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा, इतना कठिन नहीं कि नहीं याद हो। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, अब तक मैं आपको कुल 8 विषय विधिवत पढ़ा चुका हूं इस फ्री वाली सीरीज में। बहुत दिन पहले ये ख्याल मेरे मन में आया था कि मैं YouTube पर एक ऐसी सीरीज पढ़ाऊंगा जिसमें मैं सारी विषय पढ़ा के खत्म कर दूंगा, उसमें एक चीज भी नहीं बचेगा। और वो अच्छा, इस विषय को जब पढ़ा रहा हूं ना तो मेरे व्यूज नहीं आते, मेरा टाइम बहुत नुकसान होता है, लेकिन मैं जानता हूं कि आज नहीं कल तो व्यूज आने हैं। जो बच्चा पढ़ रहा होगा, एक बच्चा भी शुरू से पढ़ रहा होगा, तो समझिए ये सीरीज जिस वजह से मैंने बनाया वजह पूरा हो गया। हर बार वजह पैसा नहीं होता है, कई बार वजह अपना पैशन होता है। मैं शुरू से अपने पैशन पे काम करता हूं। मैंने अगर ठान लिया कि मुझे पढ़ाना है, फिर मैं पलट के नहीं देखता, पीछे पलट के नहीं देखता हूं कि कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं, ये वीडियो हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं है। मैं ये चीज विचार नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अच्छा कंटेंट दे रहा हूं और अपने आप बच्चों को पसंद आएगा। तो इतने विषय हमारे खत्म हो गए हैं, 8 विषय, इसको आप आइए, ये सीरीज ज्वाइन कीजिए और पढ़िए। कोई भी सरकारी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत बढ़िया है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा कौन सा मानव निर्मित धान या अनाज है। ठीक है, मानव निर्मित धान या अनाज है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता। पहली बात, ये लैब में बनाया गया है। ठीक है, अगर ये लैब में बना है, प्रयोगशाला में बना है और इसको संकर करके बनाया गया है, तो दोस्तों कहां से ये प्रकृति में पाया जाएगा। और ये बना है गेहूं और राई से, इसका नाम है ट्रिटिकेल। क्या नाम है, ट्रिटिकेल इसका नाम है। ये गेहूं राई के संकर से बना है, ट्रिटिकेल। ठीक है, ट्रिटिकेल दोस्तों इसका नाम है। और ये बना है गेहूं एवं राई के संकरण से। ठीक है, राई के संकरण से दोस्तों बना हुआ है, ये आप याद रखेंगे। ये प्रयोगशाला में निर्मित है। ठीक है, क्या दोस्तों लिखेगा, प्रयोगशाला में निर्मित। ठीक है, प्रयोगशाला में निर्मित। ठीक है, इसको, इस अनाज को बनाया गया। अच्छा, कारण क्या था बनाने का दोस्तों, अकाल बहुत पड़ रहा था, उत्पादन कम हो रहा था, तो एक ऐसा बीज बनाया गया जो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करता है। इसी वजह से दोस्तों इस तरह के बीज बनाए गए। कारण लहसुन, प्याज, ये सब किस कुल के हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लहसुन के बारे में बताया कि लहसुन एक बीज पत्री पौधा है और एक कंदी पौधा है, इसके अंदर औषधि गुण पाए जाते हैं और ये 12 मासी पौधे में भी गिना जाता है। इसको जड़ी बूटी के लिए यूज करते हैं, इसमें सल्फर पाया जाता है, सब आपको बताया। ठीक है, और ये भी बताया कि ये लिलिएसी कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा दोस्तों, अगर इसके कुल या वंश की बात की जाए तो इसका कुल कौन सा दोस्तों, यह लिलिएसी कुल का पौधा है। ठीक है, लिलिएसी कुल का पौधा है। चाहे आप लहसुन की बात कर लीजिए, चाहे प्याज की बात करिए, दोनों एक ही कुल के हैं, याद रख। अब दोनों को सल्ककंद भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, इन दोनों को क्या कहा जाता है दोस्तों, लहसुन प्याज को ऐसे कर लीजिए, लहसुन
और प्याज, दोनों को क्या कहा जाता है दोस्तों? लहसुन और प्याज को क्या कहा जाता है? सल्ककंद कहा जाता है। सल्ककंद के नाम से जानते हैं, सल्कंद। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये कई पार्ट में विभाजित होते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। कर गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, जई, गन्ना, बांस, दूब, घास, ये सभी किस कुल के हैं? अभी पीछे तो बताया कि ग्रैमिनी कुल के हैं या पोएसी कुल के हैं। इनका कुल या वंश क्या है? ग्रैमिनी कुल। इनका कुल या वंश क्या है दोस्तों? तो बताया था कि याद रखिएगा ये ग्रैमिनी कुल के हैं, या बहुत ज्यादा पूछेगा तो पोएसी कुल दे देगा। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, ग्रैमिनी या पोएसी कुल का पौधा है। ठीक है, बांस भी घास की एक प्रजाति होती है, यह तक मैंने आपको समझाया था और बताया था, इसको भी ध्यान दीजिएगा। करा ताड़, नारियल, सुपारी, खजूर। अरे ये तो रिपीट होने लगा सवाल, चलिए कोई बात नहीं। इस बार दोस्तों आपसे पूछ रहा है ये किस कुल के हैं? तो एक बीज पत्री पौधा है और इनका कुल क्या दोस्तों? एरेकेसी कुल है। ठीक है, पीछे पढ़ाया था एरेकेसी कुल, एक बीज पत्री पौधा है। लिखिएगा, चलिए यहां लिख लीजिए, सीधा कुल के बारे में पूछ रहा है तो कुल लिख लीजिए। इनका कुल या वंश क्या दोस्तों? एरेकेसी कुल। ठीक है, अच्छा, चाहे एरेकेसी एग्जाम में दे देगा और चाहे पाम दे देगा, पाम। ठीक है, पाम। ठीक है, तो इसको पामी भी कहा जाता है, पामी। ठीक है, पामी भी कहा जाता है, PALME होता है, पामी। ठीक है, तो इसको पामी भी कहते हैं। ठीक है, बल्कि इंग्लिश में आप लिख लीजिए, पाम माने हथेली होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, पामी। आगे देखिए, पाम को पामे भी लिख देता है, पामी भी लिख देता है। आगे देखिए, करा केला। ठीक है, केला दोस्तों किस कुल का है? बेचारा अकेला दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ और कोई फल नहीं दिया हुआ है, एकदम अकेला है। और ये किस कुल का है दोस्तों? ये, अच्छा, बनाना शेक आपने पिया होगा, जूस नहीं पिया होगा, लेकिन याद रखेगा म्यूजेसी कुल है। कौन सा है? म्यूजेसी कुल का पौधा है। ठीक है, अगर आप इसके कुल या वंश की बात करेंगे तो शेक छोड़िए, जूस नहीं पिए होंगे इसका। ठीक है, म्यूजेसी। ठीक है, म्यूजेसी कुल का पौधा होता है केला। 12 मासी होता है केला, ये भी याद रखेंगे। केला भी क्या दोस्तों? यह भी 12 मासी पौधा होता है। ठीक है, 12 मासी पौधा होता है। जिस तरह से लहसुन को हमने 12 मासी पौधा में गिना था, उसी तरह से यह भी दोस्तों 12 मासी पौधा होता है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। करा वे आवृत बीजी पादप जिनके बीजों में से 2 बीज पत्र निकलते हैं, होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? सिंपल सी बात है, जब 2 हो गए तो यही क्या कहलाएगा? द्विबीजपत्री। क्या कहलाएगा? द्विबीजपत्री कहलाता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर एक बीज होता तो एक बीजपत्री कहलाता, 2 बीज हो गए तो द्विबीजपत्री पौधे कहलाएगा। सिंपल सी बात है। अब आइए द्विबीजपत्री पौधों से संबंधित भी कुछ सवालों को देखते हैं। कह रहा है कि द्विबीजपत्री पादप की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, द्विबीजपत्री पादप में क्या पाया जाता है? तो इसके 2 बीज पाए, जैसे वहां 1 बीज था वैसे यहां 2 बीज पाया जाता है। ठीक है, लिखेगा 2 बीज पाए जाते हैं। 2 बीज पाए जाते हैं, पहली खासियत है। दूसरी खासियत दिखेगा, पत्तियों पर जालियां पाई जाती हैं। ठीक है, पत्तियों पर जालियां पाई जाती हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं इन पे जालियां पाई जाती हैं। एक बीज पत्री मैंने बताया था कि वहां एक बीज पाया जाता है। जड़ें ज्यादा विकसित नहीं होती हैं, उनकी जड़ें रेशेदार थी, इनकी जड़ें बहुत अच्छे से विकसित होती हैं। उनकी झकड़ा जड़ें होती हैं, इनकी मुसला जड़ें होती हैं। ठीक है, याद रखेगा, इनकी जड़ें विकसित होती हैं। ठीक है, जड़ें क्या होती है दोस्तों? विकसित होती हैं। ठीक है, विकसित होती हैं तो कौन सी जड़ें हैं? यहां लिखेगा मुसला जड़ें। ठीक है, मुसला जड़ें यहां पाई जाती हैं। इसी तरह से जो मैं नहीं बता पाया था उसको लिख लीजिएगा, एक बीज पत्री में जो जड़ें होती हैं, याद रखेगा, या तो रेशेदार जड़ें होती हैं, या तो रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं, या तो झकड़ा जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, झकड़ा जड़ें। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, मुसला जड़ें, झकड़ा जड़ें, ये पूछ सकता है कि एक बीज पत्री में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, तो याद रखेंगे झकड़ा जड़ें। और द्विबीज पत्री में मुसला जड़ें पाई जाती है, क्योंकि मुसला जड़ें विकसित होती हैं, झकड़ा जड़ें ज्यादा विकसित नहीं होती हैं। विकसित मतलब बहुत गहराई तक नहीं जाती हैं, कम गहराई तक जाती हैं। ठीक है, ये कहने का तात्पर्य है। आगे देखिए, करा मूली, सलजम, भिंडी, जितना भी सब्जियां हैं, मूली, सलजम, भिंडी, मिर्च, लौंग, कपास, अमरूद, जामुन, ये सब दोस्तों किस पादप वर्ग के अंतर्गत है? ये सब के सब दोस्तों द्विबीजपत्री के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब द्विबीजपत्री के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
इसे आप याद रखेंगे। और आगे बढ़िए, अगला सवाल करा कि शकरकंद का बेल किस पादप वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, शकरकंद का जो बेल है ये किसके अंतर्गत आता है? अरे ये भी कुछ नया नहीं भाई, ये भी द्विबीजपत्री के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, द्विबीजपत्री के अंतर्गत ही आता है, इसे आप याद रखें। ठीक है, और इसको मॉर्निंग ग्लोरी परिवार का सदस्य माना जाता है। क्या कहा जाता है इसको मॉर्निंग ग्लोरी, ठीक है, मॉर्निंग ग्लोरी परिवार का माना जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सा सवाल है। शकरकंद जो है ये आप याद रखेंगे। ठीक है, शकरकंद जानते हैं ना, गांव में इसे गंजी कहते हैं, गंजी। ठीक है, गंजी की पूरी वगैरह भी बनती है और ठकुआ वगैरह भी बनता है गंजी का। ठीक है, आगे दे रहा है सरसों, मूली, शलजम। अच्छा, शकरकंद अलग होता है, शलजम अलग होता है। शलजम तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, खाने के साथ यूज कर लेते हैं, चुकंदर। ठीक है, शलजम, फूल गोभी, ये सभी किस कुल के पौधे हैं दोस्तों? तो ये ब्रैसिकेसी कुल के पौधे होते हैं। ठीक है, इनके कई नाम भी मिलते हैं, तो कहीं पे ब्रैसिकेसी मिलेगा, कहीं पर क्रूसीफेरी मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्रैसिकेसी, पहले लिखेगा एक एक करके, ब्रैसिकेसी। ठीक है, ब्रैसिकेसी दोस्तों ये इनके कुल का नाम है। या कहीं पे मिलेगा क्रूसीफेरी। क्या मिलेगा? क्रूसीफेरी। बच्चा सोचता होगा सर ये कैसे याद करें? क्रूसी मतलब हो जाता है क्रॉस। क्रूसी मतलब क्या हो जाता है? क्रॉस। और क्रॉस मतलब ऐसे हो गया, क्रॉस का चिन्ह, एक दूसरे को जो क्रॉस करता हो। लिखिएगा इनकी पत्तियां क्रॉस के आकार की होती हैं। ठीक है, क्रॉस के आकार में 4 भागों में बटी होती हैं। ठीक है, 4 भागों में बटी होती हैं। चाहे आप गोभी उठा के देख लीजिएगा, चेक कीजिएगा, घर पे जाइए, फूल गोभी को चेक करिए, आप मूली को चेक करिए, क्रॉस टाइप में पत्तियां दिखती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसीलिए इसको कृषि फेरी वाले श्रेणी में रखा जाता है। ये आपके लिए थोड़ा सा जो है नया सवाल हो गया। ठीक है, और आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा कद्दू, परवल, तरबूज, खरबूज, लौकी, खीरा, ककड़ी। ठीक है, ये लौकी, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब दोस्तों जायद गर्मी के मौसम में दोस्तों ये उगते हैं, ज्यादा पानी वाले हैं। करेला, टिंडा, चिचिंडा, ये सब दोस्तों किस कुल में आता है? ये सभी आते हैं कुकुरबिटेसी कुल में। ठीक है, इनका नाम क्या है? कुकुरबिटेसी कुल, इनके कुल का नाम है, मुस्कुराइए नहीं। ठीक है, कुकुरबिटेसी। ठीक है, कुकुरबिटेसी। ठीक है, कुकुरबिटेसी कुल के ये पौधे हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जमीन पर फैलते हैं या सहारा मिल जाए तो दीवार पे चढ़ जाते हैं, वृक्षों पे भी चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा। ठीक है, ये जमीन पर फैलते हैं या सहारा पाकर ऊपर तक फैल जाते हैं। ठीक है, ऊपर तक फैल जाते हैं। ये कुकुरबिटेसी में जितने आते हैं सब इन्हीं की खासियत है कि इस तरह से रहते हैं। ठीक है, और आगे देखिए, करा चना, मटर, अरहर, मूंग, सेम, सोयाबीन, मूंगफली, सीसम, इमली, बबूल, ये सब किस कुल के हैं दोस्तों? ये सब ल्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं। ठीक है, इनके कुल का नाम क्या है? ल्यूमिनेसी। ठीक है, ल्यूमिनेसी, ये सब किस कुल में आते हैं दोस्तों? ये ल्यूमिनेसी कुल में आते हैं। चना, मटर, अरहर, मूंग और सब द्विबीजपत्री वाले हैं, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, या इनको दलहन या मटर परिवार भी कहा जाता है। और एक चीज और याद रखेगा, ये सब के सब द्विबीजपत्री वाले पौधे हैं, द्विबीजपत्री पादप के अंतर्गत आते हैं। ये भी दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है नींबू, संतरा, मौसमी, चकोतरा, बेल, ये सब किस कुल में आते हैं दोस्तों? नींबू, संतरा, मौसमी, ये सब खट्टे वाले, विटामिन सी ज्यादा पाया जाता है। चकोतरा बहुत ज्यादा खट्टा फल है। ठीक है, याद रखेगा, अत्यधिक खट्टा फल। ठीक है, अत्यधिक खट्टा फल। और आप तो जानते हैं कि खट्टे फलों में क्या पाया जाता है दोस्तों? खट्टे फलों में किसकी अधिकता होती है? विटामिन सी की अधिकता होती है। क्या होता है? सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, याद रखेंगे। अब देखते हैं आगे, नींबू, संतरा, मौसमी, चकोतरा, बेल, ये सब किस कुल के पौधे हैं? ये कुल का नाम है रूटेसी कुल। क्या नाम है? देनी, रूटेसी।
रूटेसी कुल के दोस्तों ये सब पौधे हैं, इनको दोस्तों याद रखेंगे। विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं ऐसे खट्टे फलों में, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। करा सेब, आपको पता है सेब को झूठा फल कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि सेब सच में फल की कैटेगरी में आता ही नहीं है, इसीलिए सेब को क्या कहा जाता है, झूठा फल कहा जाता है। कभी कभी ये सवाल पूछ लेता है, सेब, नाशपाती, गुलाब, रसभरी ये सब किस कुल में आते हैं? गुलाब को रोज कहते हैं और रोज से याद रखेगा रोजेसी कुल, ठीक है। इनके कुल का नाम क्या है? इनके कुल का नाम है रोजेसी कुल, रोजेसी कुल, ठीक है, रोज से याद रखेगा रोजेसी कुल में आते हैं दोस्तों। और इसको गुलाब कुल भी कहा जाता है, ठीक है। इसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों? रोजेसी कुल को गुलाब कुल के नाम से भी जाना जाता है। सेब, नाशपाती भी दोस्तों इसी कुल में आते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कर आलू, टमाटर, बैगन, लाल मिर्च, धतूरा, अरे यार धतूरा, शंकर जी को बड़ा प्रिय धतूरा, बेलाडोना, तंबाकू, ये सब किस कुल में आते हैं दोस्तों? तो आलू तो आपको पता होगा सोलेनेसी कुल में आता है, ठीक है। इन सभी का कुल वही है, ठीक है। इन सभी का कुल क्या है दोस्तों? सोलेनेसी कुल है, ठीक है। सोलेनेसी कुल में आते हैं आलू, टमाटर, बैगन, यहां तक कि तंबाकू भी दोस्तों इसी सोलेनेसी कुल में आता है। इसीलिए आलू मेन है, इसीलिए इसको पोटैटो फैमिली में रखा जाता है। आलू कुल, जैसे यहां रोज फैमिली था ना, अरे गुलाब कुल मतलब रोज फैमिली यार, ठीक है। गुलाब कुल का मतलब क्या है? यह रोज फैमिली था ना, उसी तरह से ये जो सोलेनेसी होता है इसको पोटैटो फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको पोटैटो फैमिली कहते हैं, आलू का कुल कहते हैं, ठीक है। आलू के कुल में बैगन, लाल मिर्च, धतूरा, बेलाडोना ये सब भी आते हैं, तो इसको याद रखिएगा। आलू को दोस्तों नाइट शेड फैमिली में भी रखा जाता है, ठीक है। नाइट शेड फैमिली भी कहा जाता है, ठीक है। नाइट शेड फैमिली भी दोस्तों इसे कहा जाता है, यह भी दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान दीजिएगा और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। दोस्तों ज्यादा नहीं, मैं 30 सवाल लेकर आता हूं और ये 30 सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वनडे का, चाहे पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस सीरीज को देखिए, पूरी सीरीज देखिए, बहुत फायदेमंद है। और एग्जाम में जाके जब पेपर देंगे तो सारे सवाल आपको इसी के इर्द गिर्द से पूछे गए नजर आएंगे, ठीक है। 8 विषय मैंने पढ़ा दिया, 9वां विषय हमारा चल रहा है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी हमारा ये ऐप है दोस्तों स्टडी 91 ऑफिशियल, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। सारी क्लासेज, सारे पेड कोर्स इसी ऐप पर चलते हैं। कई सारे हमारे पास पेड कोर्स हैं, सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी, जैसे कंप्लीट हिस्ट्री का भी है। कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर हम केवल मॉडर्न पढ़ना चाहते हैं, बेशक आपके लिए एंशिएंट अलग है, मिडावल अलग है, मॉडर्न अलग है, आप ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर जैसे कोई बच्चा चाहता है कि हम संविधान पढ़ना चाहते हैं तो संविधान पढ़ ले, और बहुत कम प्राइस में। प्राइस मैंने ऐसा रखा है कि जो हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है। 100 रुपए महीने दे सकते हैं कि नहीं? 100 रुपए ज्यादा मांग रहा हूं, 100 रुपए से कम में बैच अवेलेबल दोस्तों। समझिए 70-80 रुपए महीने का खर्च है। 70-80 रुपए महीने में आपके गांव में कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, पता कर लो आप, एक महीने कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। इतने कम प्राइस में बैच आपको दिया जा रहा है। अब इससे ज्यादा मैं क्या सस्ता कर दूं? बच्चा कहता है सर एकदम सस्ता, कितना सस्ता कर दें बताइए? इससे सस्ता चीज कहीं नहीं मिलने वाला है भाई। हमारे भी तो खर्चे हैं, सर्वर का खर्चा है, इंटरनेट का खर्चा है, मैं दिन भर काम कर रहा हूं, हमारी टीम काम कर रही है, सबकी रोजी रोटी इसी से जुड़ी हुई है। तो अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। कंटेंट की बात कीजिए, क्वालिटी कंटेंट की बात कीजिए दोस्तों। आपको कुछ चाहिए तो पैसे को साइड में रखिए, आपको तो चाहिए कि सर कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ऐसा पढ़ाइए सर कि दोबारा, जैसे एक बार संविधान पढ़ा दोबारा सर नहीं पढ़ना है, एक बार हिंदी पढ़ा दोबारा सर जीवन में नहीं पढ़ना है, एक बार इतिहास पढ़ा सर क्या इससे मेंस एग्जाम तक क्लियर हो जाएगा? एकदम मेंस तक दौड़ोगे आप। प्री एग्जाम तो मैं कम बात कर रहा हूं, मेंस तक आप दौड़ देंगे एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो। बहुत विधिवत पढ़ाया गया दोस्तों, एक एक बात को, एक एक चैप्टर को। आप आइए एक बार डेमो क्लास देखिए, और हर एक बैच में मैंने डेमो भी दे दिया। कौन देता है डेमो? लोग ऑफलाइन में डेमो देना बंद कर दिए कि बच्चा भाग जाएगा, मैं तो ऑनलाइन में डेमो दे रहा हूं। कौन देता है डेमो? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं क्वालिटी वाली चीजें दूंगा तो बच्चे कहां जाएंगे। एक बच्चे को क्या चाहिए? मास्टर साहब बढ़िया पढ़ा दे, 1 नंबर का, जो परीक्षा में फंस जाए। बच्चा बस इतना ही चाहता है। मेरे पास आइए, मैं वो चीजें दे रहा हूं आपको। मौका है हमारे साथ जुड़ने का। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कुछ और जानकारी चाहिए तो कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वहां से जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।